students, welcome you on Gayatri विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल। हम आपको चैप्टर 2 उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत आज हम आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जीवंश के द्वारा 1854 ईस्वी में किया गया। इस नियम को गॉसियन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ एवं परिभाषा। यह नियम एक यूनिवर्सल रूल्स है, एक सार्वभौमिक नियम है जिसमें उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत उपभोक्ता अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर गिरती जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु का जितना अधिक मात्रा का उपभोग करता चला जाता है उसे एक सीमा के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन यदि उसका उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है तो उसकी संतुष्टि में कमी आने लगती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इसी क्रम में मार्शल ने परिभाषा प्रस्तुत किया है कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी उपभोक्ता अगर किसी भी वस्तुओं का उपभोग करता है जो कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि शुरू में प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने उपभोग को बढ़ाते चला जाता है एक सीमा के पश्चात उसके उपभोग में कमी आने लगती है। अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से उसे कुछ भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह संतुष्टि घटने लगती है। इसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो उपयोगिता ह्रास नियम को एक तालिका द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि रोटी का उपभोग करना है। कोई भी उपभोक्ता जैसे जैसे रोटी का उपभोग करता चला जाता है उसको शुरू में प्राप्त होने वाली उपयोगिता अर्थात संतुष्टि बढ़ती चली जाती है। उसके पश्चात जैसे जैसे रोटी की इकाइयों की मात्रा बढ़ाता चला जाता है कुछ समय के पश्चात वह संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता या संतुष्टि स्थिर हो जाती है। यदि उसके पश्चात भी उपभोक्ता किसी दबाववश अतिरिक्त रोटी की इकाइयों का उपभोग करता है तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होती है, अर्थात उसको प्राप्त होने वाली ऋणात्मक संतुष्टि होती है। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है कि उपभोक्ता शुरू में 2 रोटी का उपभोग करता है तो उसको 10 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, तीसरी इकाई से 12, चौथी इकाई से 14, जो कि उपयोगिता में लगातार वृद्धि को दिखा रही है। जैसे उपभोक्ता 5वीं रोटी का उपभोग करता है उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता अर्थात संतुष्टि समान होती है। उसके पश्चात यदि वह अतिरिक्त रोटी की इकाइयों का उपभोग करता है अर्थात 6ठी रोटी का उपभोग करता है तो उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता
अर्थात संतुष्टि में कमी होती है, जो कि उसे प्राप्त होने वाली इकाई 13 को इस तालिका में दिखाता है। नियम की मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी आवश्यक दशाओं या शर्तों में तभी लागू होता है जब उसकी मान्यताओं का पालन किया जाए। जैसे कि फर्स्ट, विवेकशील उपभोक्ता। एक उपभोक्ता जो कि विवेकशील प्राणी होता है, उससे उपभोग के बारे में, प्रत्येक वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है। वह ऐसी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करता है जिसमें उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जिसमें प्रथम मान्यता ये है कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। नंबर 2, उपयोगिता मापनीय है, इसे मुद्रा में मापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से हमें जो उपयोगिता में कमी होती है, अर्थात संतुष्टि में कमी होती है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। कितनी मुद्रा खर्च होती है किसी वस्तु के उपभोग करने में, अर्थात हम इस उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। नंबर 3, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। नियम के लागू होने के लिए जो शर्तें हैं उसे पूरी होना आवश्यक है। सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती तो 10 रुपए 100 रुपए के मूल्य के बराबर होता, लेकिन 10 रुपए का मूल्य उन्हीं वस्तुओं को खरीद सकता है जिसका मूल्य 10 रुपए है, और 100 रुपए का नोट उन वस्तुओं को खरीद सकता है जो 100 रुपए के मूल्य के बराबर हों। इसलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया जाता है। नंबर 4, वस्तु की इकाइयां समरूप गुणों वाली होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तुएं एक समान गुण वाली होनी चाहिए। अगर वस्तुएं एक समान गुण वाली नहीं हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। नंबर 5, उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उसकी आदतों में परिवर्तन होता है, उसकी इंटरेस्ट, उसके फैशन में परिवर्तन होता है, तो यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसे अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से उसकी संतुष्टि में कमी नहीं होगी, बल्कि उसकी संतुष्टि अर्थात उपयोगिता में वृद्धि होगी। इसलिए इन नियमों को, इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता की आय में, उसकी आदत में, फैशन में तथा रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। नंबर 6, उपभोग प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक ही समय में जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, वो निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के टाइम का अंतराल नहीं होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इस नियम के लागू होने के 2 कारण हैं। फर्स्ट, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है जो कि एक दूसरे के स्थान पर उपभोग नहीं की जा सकती, इसलिए उसे आवश्यक उन वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है जो उसके लिए आवश्यक है। यदि वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती, ट्रांसफर की जा सकती, तो यह नियम लागू नहीं होता। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, गुड़ के स्थान पर शक्कर आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
तो यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है, जिसमें वस्तुएं पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की जा सकती। नंबर 2, ऑल वांट्स आर सेटेबल। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। कोई भी उपभोक्ता जिसे विशिष्ट वस्तुओं की जरूरत है, वह उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन एक स्टेज के पश्चात उसका उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर उस स्टेज के बाद वह अपनी आवश्यकता को बढ़ाना चाहता है तो वह अपने उपभोग को नहीं बढ़ा सकता। जैसे कि नमक का उपभोग। नमक का उपयोग एक उचित बिंदु, एक उचित मात्रा में किया जाता है। उसके पश्चात नमक के उपभोग को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार से यह नियम तभी लागू होगा जब ये दोनों कारण प्रयुक्त होते हैं। इसी कारण की वजह से यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। इस नियम द्वारा मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम आदि की व्युत्पत्ति होती है। मांग के नियम से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग में कमी होती है, तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। समसीमांत उपयोगिता से तात्पर्य उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को शुरुआत में बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक सीमा के पश्चात उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता स्थिर हो जाती है, अर्थात समान हो जाती है। इसलिए उसी समसीमांत उपयोगिता के नियम की व्युत्पत्ति भी होती है। नंबर 2, इस नियम का प्रयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि गरीब के लिए सीमांत उपयोगिता मुद्रा की अधिक होती है। इसलिए इसका समाधान यही है कि धनवानों पर टैक्स लगा करके जो राशि प्राप्त की जाए उसे गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। नंबर 3, हेल्प विथ दिस रूल। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मदद से हीरा पानी के विरोधाभास को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे पानी जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसका मूल्य काफी सस्ता होता है, जबकि हीरा जो जीवन के लिए उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी वह काफी महंगा होता है। यह सब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व को प्रकट करते हैं। पानी विरोधाभास। पानी की कुल उपयोगिता हीरे की कुल उपयोगिता से अधिक होती है, क्योंकि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम उस पानी के लिए कम कीमत देने को तैयार होते हैं, क्योंकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत
उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि उसकी कुल उपयोगिता TU पर। हम कह सकते हैं कि वाटर इज यूज्ड मोर एंड मोर, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस, ready to pay low price. That is the reason all units are equal. पानी की उपयोगिता या उसके गुण समान मात्रा में होते हैं। हम पानी की अधिक से अधिक इकाई का उपयोग करते हैं, हम अधिक से अधिक पानी का उपभोग करते हैं, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि कुल उपयोगिता अधिक होती है। लेकिन यदि हीरे के संबंध में देखा जाए तो हीरे की कुल उपयोगिता पानी की तुलना में कम होती है, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होती है। हीरा जो कि अधिक महंगा होता है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए उतना अधिक आवश्यक नहीं है, फिर भी हम उसकी अंतिम इकाई के लिए अधिक से अधिक कीमत देने को तैयार होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीरा और पानी एक दूसरे के विरोध हैं, एक दूसरे के विरोधी भाषी हैं। पानी की कुल उपयोगिता हीरे की कुल उपयोगिता से अधिक है, जबकि पानी की सीमांत उपयोगिता हीरे की सीमांत उपयोगिता से कम होती है। इस प्रकार से पानी की कुल उपयोगिता हीरे की कुल उपयोगिता से अधिक है तथा हीरे की सीमांत उपयोगिता पानी की सीमांत उपयोगिता से अधिक होती है। थैंक यू वेरी मच।